ओके। सो वेव ऑप्टिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और पिछले जो 3 लेक्चर्स हमारे हुए हैं इस सीरीज के, इसमें हमने सबसे पहले तो लाइट के एग्जिस्टेंस के बारे में जो डिफरेंट थियोरीज हैं उस पर डिस्कशन किया था। राइट फ्रॉम न्यूटन्स थियोरी कर्पस्क्यूलर टू द मैक्स प्लैंक क्वांटम थियोरी। देन we continued to describe the existence of light by using the wave theory of light, Huygens wave theory. And we have given ample of descriptions to explain the propagation of light by giving the definitions of wavefront, wave normals, ray of light, the construction of a wavefront, the different possibilities and shapes, how exactly the wavefronts are going to form, the way the wavefronts interact with the matter, like lenses or surfaces, and all that. On the same lines, by using the Huygens theory, we have also explained the phenomena of reflection and refraction. All the laws which we know practically, वो हम हाइजन की वेव थ्योरी से एस्टैब्लिश कर लेते हैं। उसी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को और थोड़ा सा रिलेट करने के लिए मैं ये कुछ छोटे से एनिमेशन यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, आप जरा इसे देखें। तो मैं कहता हूँ कि कल के लेक्चर की आपको याद ताजा हो जाएगी। बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप बाकायदा यहाँ पे फील कर पाते होंगे, ये वाटर के वेव्स हैं जो हम वेवफ्रंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इस एनिमेशन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये वेव्स आती हैं और ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली जाती हैं। तो ये वेवफ्रंट्स ऐसी आती हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली जाती हैं। बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत सा एनिमेशन है। अब यहाँ देखें, आपको एक और मजेदार चीज देखने को मिलेगी। यहाँ अंदर की तरफ जो वेवफ्रंट्स बन रही हैं, इनको आप नोटिस करें तो इनका गैप कम है, दिख रहा है आपको, कंपैरेटिव Yes. टू द वेवफ्रंट गैप इन द अपर पोर्शन। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो बच्चों, इसका सिंपल सी रीजन ये है कि ये डेंसर मीडियम है, यहाँ स्पीड कम है, तो फिर वेवफ्रंट का गैप कम हो जाएगा। करेक्ट है ना? इस पर हम बात कर चुके हैं। ये सुनो। Yes, sir. ओके। अब हमारा आज का लेक्चर तो इस टॉपिक पर नहीं है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इस पर नहीं है। हमने इसको थरोली कवर कर लिया है, सारे लॉज देख लिए, एंगल्स कहाँ कहाँ मेजर होंगे ये सब कुछ कवर कर लिया। विड्थ की क्या कंडीशंस होंगी इस पर भी हमने बात की। जस्ट टू गिव वेरी शॉर्ट हिंट अबाउट इट, हमें ये याद रखना चाहिए कि वो वेवफ्रंट जो डेंसर मीडियम में बनती है उसकी विड्थ हमेशा रेयरर मीडियम वाली विड्थ से ज्यादा होती है। ओके, तो डेंसर की विड्थ हमेशा ज्यादा होगी। और जस्ट लाइक हम स्नेल्स लॉ लिखते हैं इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाय साइन आर, उसी तरीके से हम विड्थ का रेशियो लिखते हैं कॉस आई बाय कॉस आर। अब इसको हम कंप्लीट लेवल पे पूरा अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। जो जो पॉसिबल एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस इनिशियल लेवल पे होने चाहिए वो सारे हमने कवर कर लिए। आज के अपने लेक्चर का टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो ट्रेंड्स मैं फॉलो कर रहा हूं एग्जामिनेशंस के, मैं ये देख रहा हूं कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, जेई हो, सीईटी हो, या इवन जेई एडवांस हो, इन चारों में से किसी एक, कम से कम किसी एक एग्जामिनेशन में पोलराइजेशन पे क्वेश्चन आ ही रहा है। हर साल ऐसा हो रहा है, मतलब पिछले 5-6 सालों से मैं इसको देखते जा रहा हूं। तो कभी कभी तो नीट में भी आ गया और जेई मेन में भी आ गया, ऐसा भी हो रहा है। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है पोलराइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम इसका एक पूरा इंट्रोडक्शन और इसका एक पूरा बेसिक क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये है क्या। और ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड कुछ लॉज और कुछ कंडीशंस और डेफिनेशंस को भी हम लोग हैंडल करेंगे। Now I will start my lecture about polarization by saying कि पोलराइजेशन जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा बिहेवियर है जो सिर्फ और सिर्फ
ट्रांसवर्स वेव्स में ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, कौन सी वेव्स में ऑब्जर्व होगा ये? ट्रांसवर्स। रीडेबल है ना जो मैं लिख रहा हूँ? यस। यस सर। और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है? धीमे तो नहीं आ रही? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ठीक से। यस, ऑडियो वीडियो दोनों अच्छे से आ रहे हैं? यस सर। ओके, सो आई वाज ऑन अ पॉइंट कि पोलराइजेशन ये एक ऐसा फिनोमेना है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना ट्रांसवर्स वेव में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, किसी दूसरे टाइप की वेव्स में ये हो ही नहीं सकता। ओके, अब यहां हम एक लिमिटेशन पर पहुंच जाते हैं, हाइजीन थियोरी की एक कमी पर पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा कि हाइजीन की वेव थ्योरी में लाइट के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हुए हाइजीन ने यह कहा था कि लाइट इज अ वेव एंड इट्स नेचर लॉन्गिट्यूडनल। यस। तो हाइजीन की थियोरी से पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं हो सकता, यहां पर हाइजीन फेल हो जाता है। तो फिर कौन सी थियोरी इसे ओवरटेक करती है? वो है मैक्सवेल। मैक्सवेल। मैक्सवेल की थ्योरी में मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर दिया, मतलब ट्रांसवर्स नेचर दिया, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वेक्टर्स होंगे। मैं भी आपको थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन बता दूंगा। तो उसने उसे ट्रांसवर्स नेचर दिया और ट्रांसवर्स नेचर देने के बाद पोलराइजेशन का फिनोमेना एक्सप्लेन हो गया। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के खास करके बोर्ड्स के पेपर्स उठा के देखें और सीईटी के पेपर उठा के देखें, तो आपको कई सारे पेपर्स में ये क्वेश्चंस, इस तरीके के एमसीक्यूज या 1 मार्क क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पोलराइजेशन कौन सी वेव्स में होता है। जस्ट आंसर दिस, पोलराइजेशन कौन सी वेव्स में होता है? कौन सी टाइप की वेव में पोलराइजेशन होता है? ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं होता है। ठीक है, अब लाइट का पोलराइजेशन हो रहा है, लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट कि पोलराइजेशन क्या है, मैं इस पे बात करूंगा आगे। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लीजिए कि लाइट का पोलराइजेशन हो सकता है, जो कुछ भी ये फिनोमेना है वो लाइट के साथ हो सकता है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली लाइट का नेचर कैसा होना चाहिए? ट्रांसवर्स होना चाहिए या लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स होना चाहिए। लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स होना चाहिए, बिकॉज हम ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है और लाइट का पोलराइजेशन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि लाइट ट्रांसवर्स है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस आपको मैं कह रहा था कि देखने को मिलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइजीन्स थ्योरी? द आंसर इज पोलराइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना एक्सप्लेन्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? द आंसर इज पोलराइजेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंफर्म्स दैट लाइट इज अ वेव एंड इट्स नेचर इज ट्रांसवर्स? थोड़ा अलग तरीके से पूछा, आंसर अगेन सेम इज पोलराइजेशन। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि लाइट पोलराइज हो सकती है तो लाइट ट्रांसवर्स है और उसका नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब एक ऐसी वेव होती है जिसमें एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वाइब्रेट करती रहती है। कितना अजीब लग रहा है ना शुरू से। लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स हैं, माइल्ड, बहुत बहुत हल्के से। ऐसा नहीं है कि लाइट हमको छू के जा रही है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड महसूस हो रहा है या करंट महसूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ऐसा नहीं, एकदम माइल्ड। तो लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स वाइब्रेट करते हैं कुछ इस तरीके से कि इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक वेक्टर के वाइब्रेशंस आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। और इसमें कुछ इस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ बनते जाते हैं। आप गौर करें, इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे वर्टिकली वाइब्रेट हो रहा है तो ये मैग्नेटिक वेक्टर ऐसे हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट हो रहा है। सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as their vibration is also perpendicular to the direction of propagation. गौर करें, ये वेव कहां जाती हुई नजर आ रही है? एक्स में। इलेक्ट्रिक वेक्टर कहां वाइब्रेट हो रहा है? वाई में। वेक्टर कहां वाइब्रेट हो रहा है? जेड में। तो लाइट कुछ इस तरीके से दिखती है और ये तो लाइट की वन ऑफ द वेव हो गई बेटा, इट इज जस्ट वन वेव। जब हम लाइट अबंडेंस में यूज करेंगे तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच रेज, सच वेव्स में कम।
हजारों करोड़ों अरबों ऐसी वेव्स यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। ओके, और हर अलग अलग वेव के वाइब्रेशंस के प्लेन अलग अलग होंगे। जरूरी थोड़ी है कि ये इसी तरीके से वाइब्रेट करे। आप इस चीज को अगर थोड़ा सा घुमा दें तो ऐसे भी तो वाइब्रेट हो सकती है, थोड़ा सा नीचे। आप इस चीज को घुमा के थोड़ा ऐसा पकड़ लें तो लाइट की वेव ऐसे ऐसे भी तो जा सकती है एक रे वाइब्रेशन के लिए। ठीक है ना, जरूरी थोड़ी है कि सब हमेशा एक्स में ही जाएंगे। सो मोर और लेस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होंगे जो आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे, और इनका वाइब्रेट होना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी कि जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसे भी परपेंडिकुलर होगा, और ऐसी करोड़ों खरबों अरबों वेव्स होंगी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन या एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहां पे मैं और ऐड करना चाहता हूं कि जब हम लाइट की प्रॉपर्टीज को डील करते हैं तो हम मैग्नेटिक वेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को यूज करके लाइट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। ये याद रहेगा आपको, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। ठीक है, मैग्नेटिक ठीक है अपनी जगह पे, उसको हम कुछ नहीं करते हैं, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते जब हम लाइट के प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। अब हर एक वेव की बच्चों एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होती है। ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक और एनिमेशन यहाँ पे यूज करता हूं। इसको ध्यान से देखिए, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बस जस्ट एक वेव है। इससे मैं आपको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन समझाना चाहता हूं। आप देखिए ये जो वेव बन रही है ना बच्चों, ये Z और Y प्लेन में मूव कर रही है। दिख रहा है आपको ऐसा वर्टिकल प्लेन जो Z में Yes. और Y में एक्सटेंड होता है, तो इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अगर इसी वेव को आप वीडियो में देखें, ये ऐसा है ना, इसी वेव को अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दिया जाता है, मतलब एक्स में ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हुए वेव अगर आगे बढ़ती है जेड में, तो उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा एक्स जेड। अगर ऐसे ऐसे चली तो ये यूं यूं वाइब्रेट होके चली तो, अब ये वर्टिकली ऊपर नीचे वाइब्रेट होके चल रही है, तो इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या हो गया, वाई और Z. जेड। बच्चों एक लाइट की रे के पास, ठीक है, हजारों करोड़ों खरबों अरबों पता नहीं कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स वाइब्रेट हो रहे होंगे। हर एक वेक्टर के वाइब्रेशंस का एक प्लेन बन रहा होगा। तो इन जनरल जब हम एक लाइट की रे कंसिडर करते हैं तो उस रे के पास, उस बीम के पास, लाइट की एक बीम आ रही है मान लो, सुनने में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए, तो उस लाइट की बीम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं। करेक्ट है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स उसके पास हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं बच्चों, कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, मतलब जस्ट इमेजिन करें ये थोड़ा सा वर्टिकल ऐसे, थोड़ा सा तिरछा होके ऐसे ऐसे भी तो वाइब्रेट कर सकता है, थोड़ा सा तिरछा होके ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, थोड़ा सा तिरछा होके हॉरिजॉन्टल होके ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ये सीधा होके ऐसे तिरछा होके ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल होके ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक लाइट बीम के पास ऐसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स की भरमार होगी, और हर एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेक्टर, हर एक वाइब्रेशन अपने लिए एक अपना इंडिविजुअल प्लेन बनाता रहेगा, और ऐसे लाइट की बीम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होते जाएंगे। कुछ बात समझ आई आपको? Yes, sir. अब यहां रोल आता है पोलराइजेशन का। ठीक, बिफोर आई गो टू द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन, बिफोर आई गो टू द एक्चुअल व्हाट पोलराइजेशन मींस, मैं यहां पे एक छोटा सा टर्म डिफाइन करता हूं जिसे हम कहते हैं बच्चों अनपोलराइज्ड या ऑर्डिनरी लाइट। क्या नाम लिया मैंने, समझ आया आपको? अनपोलराइज्ड, या एक और नाम लिया मैंने, क्या नाम लिया? Ordinary light. मतलब बिल्कुल सादी सीधी, कोई खास बात नहीं, कोई कोई उसमें स्पेशलिटी नहीं है, ऑर्डिनरी लाइट। अक्सर तो हम ऑर्डिनरी ही कहते हैं, बट हमारी टेक्स्ट बुक में इसको अनपोलराइज्ड भी कहा गया है। अनपोलराइज्ड ऑर्डिनरी लाइट मतलब एक ऐसी लाइट जिसके पास बहुत सारे वाइब्रेटिंग प्लेन्स हैं, मेनी वाइब्रेटिंग प्लेन्स, ऑल पॉसिबल वाइब्रेटिंग प्लेन्स हैं जिसके पास,
कोई खास प्लेन नहीं है कि भाई चलो लाइट खाली एक ही प्लेन में वाइब्रेट हो रही है, ऐसा नहीं। मेनी जितने पॉसिबल हो सकते हैं सारे के सारे प्लेन्स हैं उसके पास। तो एक ऐसी लाइट जिसके पास बहुत सारे ऑल पॉसिबल मेनी वाइब्रेशन प्लेन्स आर पॉसिबल, ऐसी लाइट को हम क्या कॉल करेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें कुछ खास नहीं है। तो हम इसे क्या क्या नाम देंगे? ऑर्डिनरी लाइट। बात समझ आ रही है बच्चों? ये सुनो, यस सर। अब बारी आती है डेफिनेशन की कि भाई पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है और पोलराइज लाइट क्या है। बहुत ध्यान से सुनना। सपोज हम एक ऑर्डिनरी लाइट ले लेते हैं जिसके पास कितने प्लेन्स हैं? कितने प्लेन्स हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, कितने प्लेन्स हैं? बहुत सारे। इन्फिनिट। इनफाइनाइट। कह सकते हो आप, बहुत सारे कह सकते हो आप, मालूम नहीं इतना भी बोल सकते हो। एक से ज्यादा कुछ भी बोलो, ठीक है? मोर देन वन ऐसे बोल दो भाई। 10 है, मोर देन वन, वो भी ऑर्डिनरी में चली गई। ठीक है, 15 है, वो भी ऑर्डिनरी में चली गई। 15,000, 15 करोड़ है, वो भी ऑर्डिनरी में चली गई। तो हमने एक ऑर्डिनरी लाइट ली जिसके पास बहुत सारे प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन है। अब उस बहुत सारे प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन वाली ऑर्डिनरी लाइट में से हम सिर्फ एक प्लेन को सेपरेट करेंगे, खाली एक प्लेन को अलग करेंगे, सिर्फ एक प्लेन को आगे अलाउ करेंगे और बाकी के जितने भी बचे हुए प्लेन है सबको रोक देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? जस्ट अलाउ वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड रिस्ट्रिक्ट द अदर्स। तो ये जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे, ये जो मेथड हम अडॉप्ट करेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन हम करेंगे, जिसमें हम मेनी पॉसिबल प्लेन में से एक प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और रिमेनिंग प्लेन्स को रिजेक्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे, इस प्रोसेस को हम कॉल करते हैं पोलराइजेशन। आइए इसको एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझते हैं। देखें, ध्यान दें। लेट मी शो यू इट बाय यूजिंग दिस। ओके, ट्राई टू सी दिस। इसे ध्यान से देखें। यहां पर इस साइड कितने सारे प्लेन्स आ रहे हैं हमारे पास? पता नहीं, बहुत सारे। ठीक है ना? डोंट स्टार्ट काउंटिंग भाई, ग्रीन है, ये ब्लू है, ऐसा गिनो मत। बहुत सारे हैं, मोर देन वन। हमने बीच में कोई एक सेटअप इस्तेमाल किया, कोई एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर हमने इस्तेमाल किया, कुछ तो हमने बीच में इस्तेमाल किया। विल टॉक लेटर अबाउट इट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन हमने किया क्या? तो हमने इस मेनी प्लेन लाइट में से, आप गौर कर रहे हैं, सिर्फ एक प्लेन को बाहर लिया। अब वो कैसे किया जाता है, विल सी। ठीक है ना? एक्सपेरिमेंटेशन पर बाद में बात करेंगे, प्रोसेस में आपको समझाना चाह रहा हूं। तो बाय डेफिनेशन हमने क्या किया? ऑर्डिनरी लाइट के मेनी प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन में से हमने सिर्फ एक सिंगल प्लेन ऑफ लाइट को सिलेक्ट किया और रिमेनिंग प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन को हमने रिजेक्ट किया। तो ये जो प्रोसेस यहां पे अडॉप्ट हुआ, ये जो तरीका यहां पे अडॉप्ट हुआ, इस प्रोसेस को, इस मेथड को, इस एक्सपेरिमेंटेशन को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। एक और देख लें, शायद यहां और ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आए। ये देखिए, यहां बिल्कुल एकदम खिचड़ी है, यहां तो गिन भी नहीं पाएंगे हम कितने। यहां पे हमने कुछ शीट वीट लगा दी, कुछ तो किया। ठीक है ना? व्हाट वी हैव अप्लाइड हियर इज द मैटर ऑफ डिस्कशन। इस पे फिलहाल बात नहीं करें। सिर्फ ये सोचें कि हमारे पास लाइट बहुत सारी आ रही थी और उसमें से हमने खाली एक प्लेन लिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्टिकल प्लेन लें, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल ले लें, आप चाहे तो ऐसा ऑब्लिक इंक्लाइन ले लें 30 डिग्री वाला, आप ऐसा 30 डिग्री वाला ले लें, आप 60 डिग्री वाला ले, कुछ भी करें, लेकिन आपको करना क्या है? एक प्लेन लेना है। और आपके पास प्लेन थे कितने? बहुत सारे। तो आपने बहुत सारे में से जब एक प्लेन को सिलेक्ट किया तो उस प्रोसेस को ही क्या कहलाया गया? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। अब एक बात आती है, जो डिवाइस या जो इंस्ट्रूमेंट या जो क्रिस्टल, लाइट के लिए अक्सर क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये काम कर सकते हैं, ठीक है, कि लाइट के मेनी प्लेन में से किसी एक प्लेन को सिलेक्ट कर लें। उन क्रिस्टल्स को, उन डिवाइसेस को, उस सेटअप को हम नाम देते हैं पोलराइजर। क्या नाम देंगे उसको? पोलराइजर। पोलराइजर। मतलब वो चीज जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लाइट के मेनी प्लेन्स में से एक प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। सो दैट मेक्स पोलराइजर। अब डेफिनेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
व्हाट इज दिस हियर? ये क्या है? ये पोलराइजर से पहले क्या है? ये कौन सी टाइप की लाइट है? ये Ordinary light. ऑर्डिनरी। ये क्या है जिसमें से ये लाइट पास होती है? व्हाट इज दिस? Polarizer. पोलराइजर। और इसके बाद जो हमको मिल रहा है वो क्या है? Polarized light. यस, वेरी गुड। तो आंसर है पोलराइज्ड लाइट। अब जरा डेफिनेशन सोचें, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइज्ड लाइट? अ लाइट व्हिच इज हैविंग वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। What do you mean by ordinary light? A light which is having many planes of vibration. Getting or not? Yes. Let's take one more such animation to understand it more clearly. यहाँ पे देखें और तगड़ा एनिमेशन है। अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा पोलराइजर होल्ड किया है जो वर्टिकल प्लेन को अलाउ कर रहा है, और यहाँ पर मैंने एक ऐसे पोलराइजर को होल्ड किया है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन को अलाउ कर रहा है। तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम वर्टिकल प्लेन को लेते हैं या हॉरिजॉन्टल प्लेन को लेते हैं। आप जरा जैसे वीडियो में देखिए, ये मैंने ऐसी ओपनिंग रखी है और ये मेरा पेन है। पेन दिख रहा है आपको? अगर ये पेन मैं इस ओपनिंग में से पास कराना चाहता हूं तो मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कराना पड़ेगा। दिख रहा है वीडियो में आपको? Yes, sir. ऐसे अगर मैं कोशिश करता हूं तो ये पेन इसमें से पास नहीं होगा। लेकिन अगर इस पोलराइजर को मैं ऐसे होल्ड करूं तो मैं हॉरिजॉन्टली इसमें से पेन पास करा सकता हूं। बात समझ आई? तो आउटपुट में जो पोलराइज लाइट मुझे मिलने वाली है वो वर्टिकल प्लेन की मिलेगी या हॉरिजॉन्टल प्लेन की मिलेगी या किसी और टाइप के इंक्लाइन प्लेन की मिलेगी। वो कैसे प्लेन की मिलेगी ये पूरा कौन तय करेगा? तो ये पोलराइजर तय करेगा। क्लियर हो रही है बात? पोलराइजर तय करेगा कि मुझे आउटपुट में लाइट कैसी मिलेगी। हाँ, शर्त ये जरूर फुलफिल होगी that the polarized light will be having only one plane of vibration. Are things clear? Perfectly okay with this explanation? Yes, sir. Okay. So ये दो तीन जो डेफिनेशंस हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पोलराइजेशन किसे कहेंगे? Restricting the vibrations of an unpolarized light only in one plane. रोकना ऑर्डिनरी लाइट के या अनपोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशंस को सिर्फ एक प्लेन तक। आप रोकना कहें या सिलेक्ट करना कहें, वट एवर यू से। एंड रिमूविंग द अदर वाइब्रेटिंग प्लेन्स आर कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और पोलराइज लाइट का मतलब ऐसी लाइट हो गई जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। दैट्स इट। नाउ लेट्स हैव अ लिटिल मोर डिस्कशन ऑन कि इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। पेपर पर बताते वक्त हम इतने बड़े बड़े डायग्राम्स नहीं बना सकते जो अभी मैं एनिमेशंस वहां पे पुट अप कर रहा था। हमको कुछ सूटेबल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे रिप्रेजेंटेशंस के। तो बच्चों, अगर हमने पेपर पर कहीं इस तरीके से डायग्राम बना दी, ये ऐसे, ध्यान से समझें इस चीज को, तो ये कहलाएगा ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, इसे हम ऑर्डिनरी लाइट कहेंगे। या फिर कहीं पेपर पर हमने इस तरीके की डायग्राम बना दी, ये लाइट आगे जा रही है एंड वी हैव वन वाइब्रेशन लाइक दिस। तो आप सोच सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दिखाया गया, तो आप इसे क्या कहेंगे? Polarized light. आप इसे कह सकते हैं कि ये पोलराइज लाइट है। एक और भी तरीका हो सकता है कि ये आप लाइट को ऐसे जाते हुए दिखाएं और सिर्फ इस पर डॉट्स निकालें। ये डॉट्स का क्या मतलब है, कोई बता सकता है मुझे? ये भी पोलराइज लाइट है, Hmm. लेकिन आप ये तो बताएं मुझे कि इन डॉट्स का क्या मतलब है। तो बच्चों, यहाँ इन डॉट्स का मतलब सीधा साधा है कि वाइब्रेशंस ऐसे अंदर बाहर हो रहे हैं, पेपर के अंदर बाहर। जैसे यहाँ पर वाइब्रेशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, सिंगल प्लेन है, यहाँ भी सिंगल प्लेन है लेकिन ऐसा हॉरिजॉन्टल है। आप पेपर के अंदर एरो कैसे निकालोगे तुम और पेपर के बाहर एरो कैसे निकालोगे? तो हम उसे डॉट्स से दिखाते हैं। क्लियर हो रही है बच्चों बात? एक और भी तरीका होता है जिसमें हम लाइट को ऐसे दिखाते हैं, फिर एरो ऊपर नीचे दिखा देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डॉट्स भी दिखाते हैं। मतलब यहाँ कितने प्लेन हो गए? 2. दो। तो ये पोलराइज मानी जाएगी या अनपोलराइज मानी जाएगी? Unpolarized. अनपोलराइज्ड कहेंगे हम। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं। सो ऑर्डिनरी ऐसे या ऐसे बताई जाएगी, पोलराइज्ड इस तरीके से वर्टिकल प्लेन या इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन।
इस तरीके से इसे बताया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें? Yes, sir. नाउ देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस टू वर्क आउट। इसमें दो और डेफिनेशंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक अनपोलराइज लाइट का रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये एरोज में दिखा रहा हूं। आप कह सकते हो कि ये ऑर्डिनरी लाइट है, और साथ में मैंने इसके डॉट्स भी दिखाए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, जितना जरूरी है मैं उतना ही एक्सप्लेनेशन यहां पे दूंगा। अब इसके सामने हमने कोई क्रिस्टल या कोई ऐसा सब्सटेंस होल्ड किया, ऐसा मटेरियल, ऐसा डिवाइस हमने इसके सामने होल्ड किया जो कैपेबल है कि लाइट को पोलराइज कर सके। ठीक है, बाय डेफिनेशन कहा जाए तो ये पोलराइजर है। ठीक, हमने एक ऐसे सब्सटेंस को यहां पर इस्तेमाल किया, सब्सटेंस बोलने से ज्यादा मुझे कहना चाहिए डिवाइस या क्रिस्टल, हमने ऐसा इस्तेमाल किया जो कैपेबल है कि ये लाइट को पोलराइज कर सके। ओके, तो इसके बहुत सारे जो प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस होंगे उसमें से ये क्रिस्टल क्या करेगा? आप सोच सकते हैं क्या करेगा क्रिस्टल ये? एक प्लेन को यस, तो यहां जो बहुत सारे प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन एंटर कर रहे हैं उनमें से वो एज पर आवर चॉइस, क्योंकि ये क्रिस्टल हमने कैसे होल्ड किया है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कैसा हमने उसको होल्ड किया उस हिसाब से वो रास्ता बनाएगा, चॉइस हमारे लिए ओपन करेगा कि भाई कौन सा प्लेन बाहर आ सकता है। आई ना बात समझ में? तो लेट्स से कि इसमें से लाइट पास हो गई, ये पोलराइज हो गया, और पोलराइज होने के बाद यहां से जो फाइनल लाइट हमको बाहर मिल रही है वो पोलराइज लाइट है, और हमको ये कुछ ऐसी मिली। आप समझ पाए? ठीक है, क्या मिसिंग है इसमें दिख रहा है ना, डॉट्स नहीं निकाले मैंने, मतलब जो Yes. मेनी प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, मैं थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे दिखा दूं आपको, ये ऐसे 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 सारे प्लेन्स थे रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसा किया, तो ये ऑर्डिनरी लाइट आई, क्रिस्टल में से पास हो गई और एक प्लेन हमको मिला। सो व्हाट इज दिस, क्विकली बताएं जरा। Ordinary light. ऑर्डिनरी लाइट, व्हाट इज दिस? Polarized light. पोलराइज लाइट, व्हाट इज दिस? Polarizer. पोलराइजर। Now, if we find out the plane in which polarized light vibrates, the vectors of polarized light vibrate. Okay, जिस प्लेन में पोलराइज लाइट के वेक्टर वाइब्रेट करते हैं, अगर वो हमने ढूंढ लिया, वो हमें पता चल गया, तो हम इस चीज को कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, what is plane of vibration? It is that plane in which the vectors of polarized light vibrate. It is the plane in which the polarized light vibrate. और आसान जुबान में और आसान कॉन्फ़िगरेशन में, वो प्लेन जिसमें पोलराइज लाइट के वाइब्रेशंस होते हैं। क्लियर हो गई बेटा बात? यस। Yes, sir. अब हमने क्या किया कि जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसको एक परपेंडिकुलर प्लेन बनाया। किसको परपेंडिकुलर बनाया? ध्यान से सुनो, किसको परपेंडिकुलर बनाया? एक और प्लेन बनाया जो कैसा है? परपेंडिकुलर है। किसे परपेंडिकुलर है? प्लेन ऑफ Plane of vibration. प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर है। क्या यहां पर इस परपेंडिकुलर प्लेन में कोई वाइब्रेशन तुमको देखने को मिलेंगे? यस, क्या इस परपेंडिकुलर प्लेन, हाँ थोड़ा सा जल्दी आंसर करें, अपना टाइम बचता है। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। इस प्लेन में जो के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर है, इसमें कोई वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे वाइब्रेशन अब कहां हो रहे हैं? Plane of vibration. और एक ही प्लेन है, दूसरा तो है ही नहीं।
अगर तुमने एक दूसरा हाइपोथेटिकल इमेजिनरी प्लेन अपने ख्याल में सोचा कि यार इसके परपेंडिकुलर भी कुछ है क्या, जाके देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके परपेंडिकुलर जाके देखने पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है वहां पे, इट्स एन एम्प्टी प्लेन। जैसे अगर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वर्टिकल है, तो ये जो प्लेन मैं बना रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, Yes. और इसमें कोई वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये जो एक्स्ट्रा प्लेन हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ कुछ है क्या, ये प्लेन, इसकी खासियत क्या है? तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये प्लेन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को कैसा है, Perpendicular. परपेंडिकुलर है, और ये एम्प्टी प्लेन है, वहां एक भी वाइब्रेशन नहीं होने वाला, लेकिन हम खाली चेक पॉइंट कर रहे हैं कि भाई जिस प्लेन में वाइब्रेशन हो रहे हैं उसके परपेंडिकुलर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, खाली है, दिल की तसल्ली, कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ है। ठीक है, तो हम इस प्लेन को जो कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर है, इसे हम नाम देते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर हो गई बात? तो ये दो डेफिनेशन अक्सर हमारी बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। गेटिंग इट राइट? यस और नो? Yes, sir. चलिए जरा तेजी से करें, इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूं आज न्यूमेरिकल के साथ पूरा मामला हो जाए। थोड़ा लेक्चर अगर लेंदी भी हो गया तो सुने गौर से। ठीक, तो ये लेबलिंग के साथ मैंने दोनों चीजें यहाँ पे बता दी। ये जो ए बी सी डी है, ये वाला जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। इस एबीसीडी प्लेन को एक प्लेन परपेंडिकुलर हम निकाल देते हैं पी क्यू आर एस, ये वाला प्लेन हमारा हो जाएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखना चाहता हूं, और बेझिझक आंसर करना, गलती से डरना मत, ठीक है ना, अच्छे से आंसर करने की कोशिश करना और क्विकली करना। मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। I may repeat here that the ordinary light has got many and many and many planes of vibration. अब इस ऑर्डिनरी लाइट को आपने इंसिडेंट करा दिया एक क्रिस्टल पे। चलिए, क्रिस्टल से ज्यादा बेहतर वर्ड मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूं, एक पोलराइजर पे। यहाँ जो क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं इसके कुछ खास नाम हैं, हम क्रिस्टल्स के लिए एक सेपरेट लेक्चर लेंगे बाद में। कुछ नाम जैसे कि वुडजाइट नाम का एक क्रिस्टल आता है, टर्मोलाइन नाम का एक क्रिस्टल आता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पोलराइजिंग एबिलिटीज होती हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आम जुबान में बोले तो एक डायमंड, चलो भाई हीरा, आम जुबान में एकदम। हाँ, हर एक डायमंड लेकिन पोलराइजर नहीं होता, याद रखना। एनी हाउ, तो हमने इसको क्रिस्टल से पास किया। अब इस क्रिस्टल की अपनी खासियत ये थी कि इसका जो एक्सिस है, जस्ट इमेजिन करें, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं क्रिस्टल की, इसका जो एक्सिस है ऐसा वर्टिकल है, और वो क्या कर रहा है, खाली वर्टिकल वाली लाइन को इसमें से पास कर रहा है, मतलब वर्टिकल प्लेन को वो जाने देगा। ठीक है, बहुत सोच समझ के आंसर करना, मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूं भी आपको। तो इसके बाहर मुझे लाइट कैसी मिलेगी, कौन से वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे? ऐसे वर्टिकल, Vertical. ठीक है ना। जरा जल्दी जल्दी आंसर करें तो अच्छा होगा भाई। तो हमको ये वाइब्रेशंस देखने को मिले। अब हमारे पास क्रिस्टल से पहले वाली जो लाइट थी, इसका क्या नाम है? Ordinary light. ओके, क्रिस्टल के बाद वाली जो लाइट है इसका क्या नाम है? Polarized light. पोलराइज लाइट। और ये जो क्रिस्टल है, ये जो काम कर रहा है उस हिसाब से इसका क्या नाम है? Polarizer. ऑर्डिनरी लाइट में कितने प्लेन्स थे तुम्हारे पास? Infinite. मेनी, इनफाइनाइट तो बहुत टिपिकल हो रहा है ना, इनफाइनाइट ना बोले, मेनी प्लेन्स। यहां पोलराइज लाइट में कितने प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन है? One. अब मेरा एक सवाल है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइट पोलराइज हुई है? सोच समझ के आंसर करना। हाउ डू वी गेट टू नो कि ये लाइट पोलराइज हुई है? सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन है, शाबाश। हमको दिखता क्या? वो तो मैं बोल रहा, दिखना ना अपने को ऐसा।
अब ये ऑर्डिनरी लाइट है, उसमें मेनी प्लेन है, ऑर्डिनरी लाइट में मेनी प्लेन रहते, चलो माने रहते, नो आर्ग्यूमेंट। इसमें से बाहर आई लाइट, गई भी लाइट, आई भी लाइट, ठीक है, एंटरिंग इज लाइट, लिविंग इज लाइट। तो फिर हम कैसा बोलेंगे, कंफर्म कैसा होंगे हम कि ये ऑर्डिनरी है और इसमें मेनी प्लेन है और ये पोलराइज्ड है और ये सिंगल प्लेन की है। आप मार्केट में जाके किसी दुकान में चले गए, मान लो एकदम, जहां पर फिजिक्स के इक्विपमेंट्स मिलते हैं एक्सपेरिमेंटल, हम वहां जाके बोले पोलराइजर दो, तुम दिया, तुम्हारे को एक बोला भाई इसकी कीमत कितनी है, 10,000 रुपए, भाई बहुत नेचुरल क्रिस्टल है, महंगा है बहुत, फॉर एग्जाम्पल। तुम देखे हाँ इसमें से लाइट जा रही, लाइट बाहर आ रही, आते घर को वापस 10,000 रुपए देके, चेक पॉइंट क्या है, कंफर्म कैसे करूं मैं कि लाइट पोलराइज हुई है, क्या तरीका होना चाहिए, कुछ आ रहा है दिमाग में? यस। अब ऑनलाइन लेक्चर में इस तरीके से वेट करना काफी बोरिंग हो जाएगा, फिर कुछ आ रहा है दिमाग में तो फौरन बता दो, अदरवाइज आई जस्ट मूव ऑन। नहीं। नहीं आ रहा दिमाग में। नंबर 1 हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि ऑर्डिनरी लाइट में लाइट के कितने प्लेन्स हैं, मेनी। और यहाँ कितने हैं, 1। तो लाइट कम हुई, हाँ। बहुत सारी थी उसमें से कम हुई ना, कम होके एक प्लेन आया। लाइट का कम होना, इसका सीधा मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी कम होती है। कम लाइट मतलब लो लाइट, लो लाइट मतलब इंटेंसिटी कम हो गई। भाई तुम्हारे पास 10 प्लेन थे, 10 में से एक आया तो 9 की तो इंटेंसिटी घट गई। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट नंबर टू टेक 10, 9 एंड सो। तो सबसे पहला जो जस्टिफिकेशन हमको देखते ही समझ में आ जाएगा कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, देखते ही फौरन, इमीडिएटली, इधर हमने देखा उधर हमें पता चला कि हाँ भाई लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई। लेकिन फिर मेरे दिल में शक आएगा कि क्या सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी का कम होना पोलराइजेशन की गारंटी है क्या? नहीं। लाइट की इंटेंसिटी तो बहुत सारे रीजन से कम हो सकती है। हो सकता है कि इस क्रिस्टल में जाने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो गई होगी और थोड़ी सी अंदर आई होगी, इसकी वजह से भी लाइट की इंटेंसिटी कम हो सकती है। हालांकि ये बात तो 100% सही है कि जब लाइट पोलराइज होती है तो लाइट कट होती है, लाइट का बहुत सारा हिस्सा कट होता है, तो डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी तो रिड्यूस होती है। बट वी वांट टू मेक इट वेरी श्योर कि पोलराइजेशन ही हुआ है, कोई रिफ्लेक्शन या कोई एब्जॉर्प्शन या कोई और दूसरा तिगड़म वहां पे नहीं चला है जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी कट हुई है। तो हम इस बात को कंफर्म करने के लिए एक और पोलराइजर इस लाइट के रास्ते में पकड़ेंगे और कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे कि उसका एक्सिस और पिछले वाले पोलराइजर का एक्सिस पैरेलल है। इसका एक्सिस और इसका एक्सिस पैरेलल पकड़ा, हमने जानबूझ के ऐसा किया। ये जिस तरीके का पोलराइजर है ये भी वैसा ही पोलराइजर है। अब इसने वर्टिकल प्लेन को अलाउ किया, वर्टिकल लाइट आई, और ये भी अगर वर्टिकल प्लेन को अलाउ करने वाला है तो क्या इसके बाहर लाइट हमको देखने को मिलेगी? Yes. यस, इससे बाहर लाइट आएगी। बात समझ आ रही है ना आपको? Yes. यस सर। इससे बाहर हमको लाइट आती हुई दिखेगी। लेकिन ये जो दूसरा वाला पोलराइजर आपने जो होल्ड किया है, अगर आप इसको पहले वाले के पैरेलल न पकड़ते हुए पहले वाले के परपेंडिकुलर पकड़ लें, पहले वाले के परपेंडिकुलर पकड़ लें, ठीक है? कैसे? यू कैन जस्ट इमेजिन इट समथिंग लाइक दिस। ऐसे पकड़ लिया आपने इसको, ठीक? जस्ट वेट अ सेकंड। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा था ना? सराउंड वॉइस आ रही थी जरा। हाँ, तो हम किस बात पर थे कि जो अगला पोलराइजर हम यहां पर पकड़ रहे हैं उसे हम पहले वाले के पैरेलल न पकड़ते हुए परपेंडिकुलर पकड़ लें। मतलब पहले वाला ऐसा है, जस्ट वीडियो में देखो, ये पहले वाला ऐसा है, दूसरा पैरेलल नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ा। अब पहले वाला कैसी लाइट को अलाउ करेगा? वर्टिकल, वर्टिकल। और दूसरे वाला कैसी को अलाउ करता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। लेकिन लाइट आ कैसी रही है? वर्टिकल। तो क्या ये लाइट को जाने देगा? नहीं। पूरी की पूरी लाइट ब्लॉक कर देगा, अंधेरा हो जाएगा।
तो ये 100% प्रूफ हो गया कि पोलराइजेशन ही हो रहा है, अदरवाइज Yes. लाइट क्यों ब्लॉक होती। तो हमने दो पोलराइजर पकड़ने हैं, दो पोलराइजर, जब दोनों को, वीडियो में देखो जरा, जब दोनों को पैरेलली होल्ड किया जाएगा तो हमको फुल लाइट मिलेगी। लेकिन जैसे ही धीरे 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 एक को हम ऐसा घुमाते 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 परपेंडिकुलर की पोजीशन पर ले आते हैं, तो वैसे वैसे यहां लाइट की इंटेंसिटी कम होते 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 जीरो हो जाएगी। दैट गिव्स अ परफेक्ट प्रूफ कि यहां लाइट पोलराइज हुई है। इनिशियल लेवल पे तो हमको थोड़ा सा गेस या हिंट मिल गया था कि लाइट पोलराइज हो रही होगी, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी यहां पर कट हो गई, लाइट की इंटेंसिटी कम हुई, क्योंकि बहुत सारे प्लेन में से एक प्लेन मिला। लेकिन ये पोलराइजेशन की ही वजह से हुआ है नहीं, इसको समझने के लिए हमने एक और पोलराइजर लगाया। दोनों पैरेलल थे तो फुल लाइट मिली, और जब दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो लाइट कट हो गई। बात आई समझ में? Yes. यस और नो? Yes, sir. इसे क्या क्या नाम देते हैं, गौर से सुने। व्हाट इज दिस? Ordinary light. व्हाट इज दिस? Polarized light. Polarized light. What is this? Polarizer. Polarizer. Now this second polarizer is used to check whether the light is polarized or not. That's why it is called as analyzer. क्या नाम देंगे इसको हम? Analyzer. Analyzer. इसको एक नया नाम दिया हमने. We call it as analyzer. So this is ordinary light, this is polarizer, this is polarized light, and this is analyzer. If polarizer and analyzer maintain the same angle, you'll get the maximum possible outcome. If they are perpendicular, we'll get zero. Yes. We'll definitely get zero. Let's have some examples of it. इसके कुछ examples देखते हैं। जैसे आप इस चीज को देखें, फील करें इसको, आप देखो, आप ये जो एरोज हैं वो एक्चुअल उनके ओरिएंटेशंस हैं। ये देखो, पूरा डार्क भी होता है, थोड़ी लाइट आती है, पूरा डार्क हो गया, दोनों को परपेंडिकुलर किया, पूरा डार्क हो जाता है। देखो आप, ये हॉरिजॉन्टल, ये पूरा डार्क, देखा? बाद में तीन तीन पकड़े हैं, तो तीन के चक्कर में बाद में जाएंगे, पहले दो से समझो। ये देखो, ये पूरा डार्क, लाइट ब्लॉक हो गई। गेटिंग इट? ऐसा नो? Yes, sir. एक और जगह पोलराइजर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपको ताज्जुब लगेगा, आप रोज देखते हो, डेली। कहीं लिखा हुआ देखा होगा आपने, सनग्लासेस आते हैं महंगे वाले, हाई ब्रांडेड, रे बैन, रे को रोकना, रे बैन। सनग्लासेस हमारी आंखों पर बहुत तेज रोशनी ना आए, इसलिए हम पोलराइजर पहनते हैं। जैसे ही लाइट उसके अंदर एंटर करती है, थोड़ी हल्की होकर हमारे आंखों पे आती है। बहुत जगह यूज होता है पोलराइजर। वैसे हम एट द एंड ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ लेक्चर हम देखेंगे पोलराइजर के यूजेस क्या क्या हैं, जब हम पूरे न्यूमेरिकल्स वगैरह फाइनलाइज कर लेंगे। तो एक और एग्जांपल देखें, ये भी एक पोलराइजर का एग्जांपल है, इसे भी देखें। ये आमने सामने आ गया तो दिख रहा है, बाद में नहीं दिख रहा है। वो लैपटॉप की स्क्रीन पर भी पोलराइजर होगा, और ये जो सनग्लासेस है इस पर भी पोलराइजर होगा, ये एस्पेक्ट्स होंगे इस पर भी पोलराइजर होगा। दोनों मैच करें तो दिख रहा है, दोनों आड़े हो गए, 90 डिग्री पर आ गए, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन ब्लैक हो गई। क्लियर हो रही है पॉइंट? Yes, sir. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन चेक इट। इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब इस पूरे डिस्कशन को करते 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 हमको एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि जब लाइट पोलराइज होती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? Come. कम होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चला। तो उसकी इंटेंसिटी अगर कम होती है तो कितनी कम होती है? क्या कोई उसको, कोई ऐसा फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम लाइट की ये जो कम होने वाली इंटेंसिटी है उसको जस्टिफाई कर सकें? तो आइए सुनते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला है, एंड दिस इज वेयर द एग्जामिनेशन हिंट्स। यहां आके ही एग्जामिनेशन के हिंट्स मिलते हैं हमको। इसे हम कहते हैं मालूस लॉ। ठीक है, मालूस लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। लाइट की इंटेंसिटी ड्रास्टिकली कम हो रही है। अब वो कैसे कम हो रही है? क्योंकि ये सारा खेल तो एंगल का है। आपने देखा, मैं ये बार बार दोहरा रहा हूं, जब पोलराइजर एनालाइजर पैरेलल होंगे तो आपको कैसी लाइट मिल रही है? मैक्सिमम।
अब धीरे धीरे पोलराइजर एनालाइजर के बीच में अगर एंगल हम बढ़ाते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो वो इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? कम। कम। और ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है जब हम पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में कितना एंगल कर देते हैं? 90 डिग्री। तो ये सारा खेल तो एंगल का है। तो यहां मालूस नाम के एक साइंटिस्ट ने इस पूरी सिचुएशन को हमें समझाया और एक बड़ा ही काम का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसने हमको डेवलप करके दे दिया। बाद में तो हम सिर्फ फॉर्मूले से ही अपना काम चलाएंगे, लॉ वॉ सब भूल जाएंगे, सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स निकलेंगे इससे। आइए समझते हैं इसको कि क्या मामला है। लेट्स से कि हमारे पास दो पोलराइजर्स हैं। ये पहला वाला पोलराइजर है जिसके एक्सिस जो है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल एक्सिस है। और लेट्स से कि एक दूसरा पोलराइजर है हमारे पास जिसके एक्सिस हमने थोड़े से घुमा दिए हैं। ठीक है, मतलब इस पहले वाले पोलराइजर से वर्टिकल लाइट बाहर आएगी और दूसरे वाले से ऐसे थोड़ा सा घूमी हुई। दोनों 90 डिग्री पर नहीं है, अभी भी थोड़ा सा मार्जिन है। अब सोचिए अगर हमने बच्चों यहां से ऑर्डिनरी लाइट को इसके अंदर से फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड इन द सेंस आई मस्ट से प्रोपोगेट कराया, तो ये ऑर्डिनरी लाइट इसमें चली गई। क्या इसमें से कुछ लाइट बाहर आएगी? यस। यस, बिल्कुल। एक्सपेक्टेड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वर्टिकल होगा क्योंकि सामने तुमने पोलराइजर ही वैसे पकड़ा था। ये सुनो। यस। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इसमें से लाइट बाहर आएगी? जरा जल्दी Yes. आंसर करें प्लीज, देर हो रही है बहुत। Yes. क्या इसमें से लाइट बाहर आएगी? बोले फटाफट, आंसर है आती। यस। कब नहीं आएगी? 90 एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, अभी 90 नहीं बना, तो इसमें से कुछ लाइट हो सकता है बाहर आ जाए जिसकी फाइनल इंटेंसिटी मैं लिखता हूं आई। अब सबसे पहले तो बच्चों मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इन दोनों में एंगल कितना है, तो मैं जस्ट इन दोनों के प्लेन्स को एक्सटेंड करता हूं कि भाई इसका वर्टिकल है और इसका ऐसा ऑब्लिक है, तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ऐसा आप देख सकते हैं यहां पेन से, अगर मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करूं तो ये ऐसा थोड़ा टेढ़ा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, सॉरी 90 नहीं, वट एवर द थीटा वैल्यू वी वांट टू सेट। ठीक हो रहा है, ये समझ में आया? इस दोनों ग्रीन लाइन से घबराना मत, ये लाइन कहां से आई सर? भाई मेरे इसका वर्टिकल है, इसका थोड़ा सा तिरछा है, तो दोनों के बीच में हमने एंगल निकाला है। दोनों को चिपका के होल्ड करेगा तो एंगल दिखेगा ना दोनों के बीच में। यस। जैसे ये दोनों फिंगर्स हैं ऐसे पैरेलल है, अब ऐसे कर दिया तो एंगल दिख रहा है ना दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ एंगल बनता हुआ नजर आएगा ना। ये पैरेलल है, ये ऐसे कर दिया तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, राइट है नो? यस सर। तो इनके बीच में एंगल बना थीटा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां मॉल्यूस लॉ होता है। लेट्स से कि जो लाइट हम इनिशियली इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी है I0, द इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इन द वेरी बिगिनिंग, अभी पोलराइजेशन नहीं हुआ है। तो जब पहली बार लाइट का पोलराइजेशन होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, एक सिंगल पोलराइजर आपने लगाया, फॉर द फर्स्ट टाइम जब लाइट पोलराइज होगी तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2, और इसमें कभी कोई दूसरा वेरिएशन नहीं होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। फर्स्ट टाइम पोलराइजेशन होते ही लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I0/2। ऑलवेज। मतलब ये कि 50% लाइट ब्लॉक हुई और 50% लाइट, 50% लाइट की इंटेंसिटी आ गई और 50% चली गई, तो थोड़ा तो अंधेरा लगेगा। इसीलिए पोलराइजर्स हम बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, खास करके स्पेक्स में, सनग्लासेस में, कार की जो विंडशील्ड्स होती हैं विंडो की, उस पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर जो कांच लगी होती है वहां पर पोलराइजर लगाते हैं ताकि लाइट फुल इंटेंसिटी के साथ अंदर ना आए। जहां हमको माइल्ड रोशनी की जरूरत होती है कैमराज में, वहां पर भी हम पोलराइजर्स लगाते हैं। ओके, तो पता चला कि फर्स्ट टाइम लाइट जब पोलराइज होगी तो पहला पोलराइजर उसकी इंटेंसिटी को ड्रॉप कराएगा, I0/2 करेगा। अब सवाल है दूसरा क्या करेगा? तो बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पहले और दूसरे में अगर एंगल 0 है तो दूसरा क्या करेगा?
I0/2. जवाब है कुछ नहीं करेगा, I0/2 को I0/2 ही रहने देगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर पहले और दूसरे में एंगल 90 है तो क्या करेगा? पोलराइज नहीं करता। पोलराइज का सवाल ही नहीं है, ब्लॉक करेगा। हाँ, ब्लॉक। ऑलरेडी पोलराइज्ड है, और क्या पोलराइज करेगा? तो वो लाइट को पूरा पूरा ब्लॉक कर देगा। कब ब्लॉक करेगा? 90. 90 डिग्री। आप जरा सोचिए, एंगल 0 रहने पर मैक्सिमम, करेक्ट है, और एंगल 90 रहने पर 0। एंगल 0 रहने पर मैक्सिमम और एंगल 90 रहने पर 0। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 0 पर मैक्सिमम है और 90 पर 0 है? कॉस। तो बिना डेरिवेशन के हम इसे थोड़ा सा हिंट करके लिख सकते हैं कि जो फाइनल इंटेंसिटी बाहर आएगी वो बनेगी I0/2। अब बोलेंगे सर क्यों I0/2? बेटा इसमें तो I0/2 ही जा रही है इनटू cos स्क्वायर थीटा। सिर्फ cos थीटा नहीं, cos स्क्वायर थीटा। नाउ द डेरिवेशन मे बी derived फॉर इट, बट इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ सिलेबस। हम उसको उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा हमको ये याद रह जाता है। तो ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला कि भाई एक पोलराइजर और एनालाइजर की कॉम्बिनेशन में से, पेयर में से जो फाइनल इमिटिंग लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट हमको मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा। याद रहे, I0 किसकी लाइट है? ऑर्डिनरी। पहली बार पोलराइजर हुआ तो कितना? I0/2। पहली बार हमेशा इतना ही होगा। अगले पोलराइजर से पास होगा तो आंसर I0/2 cos स्क्वायर cos थीटा। स्क्वायर थीटा। ये सोचिए अगर ये थीटा 0 कर दिया मैंने, cos 0 1, I0/2 I0/2 आंसर आया। सोचिए थीटा 90 कर दिया मैंने, 0। cos 90 0, सब कुछ निपट गया, खत्म, लाइट ब्लॉक। तो ये जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है इसे कहा जाता है मालूस लॉ। दिस इज व्हाट मालूस लॉ इज। अब इसमें मैं आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंडीशन रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सोचो कि अगर हम 3-4 पोलराइजर लगा दें, पोलराइजर 1 जो कि सीधा रखा हुआ है, पोलराइजर 2 जो थोड़ा सा बेंड हुआ है, पोलराइजर 3 जो और थोड़ा बेंड हुआ है, पोलराइजर 4 जो और थोड़ा बेंड हुआ है। ऐसे 4 लगा दिए मैंने, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है ना? ख्याल करो अभी जरा, सच दैट कि 1 और 2 के बीच में एंगल थीटा, 2 और 3 के बीच में भी थीटा, 3 और 4 के बीच में भी थीटा। ऐसा हो सकता है? हो सकता नहीं हो सकता है? यस। दो ऐसे सीधे, ठीक है ना? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा शेयरिंग रोकता हूं, फिर आपको बताता हूं। हाँ, वीडियो में देखें, ये 3-4 पोलराइजर है मान लो मेरे पास, दिख रहे हैं? 3 पोलराइजर हो गए मान लो, ये मेरा स्टाइलस भी मान लो 4, तो 4 पोलराइजर हो गए। अब ये पहला तो मैंने ऐसे सीधा रखा, उसके बाद जो दूसरा वाला इसके साथ लगाया ना, उसको हल्का सा बेंड किया, लेट्स से 20 डिग्री 30 डिग्री। तीसरा वाला जो लगाया, ये दिख रहा है आपको? तीसरा वाला जो लगाया उसको और थोड़ा बेंड किया 30 डिग्री से। ठीक हो गई बात? नेक्स्ट लगा रहा हूं तो उसको थोड़ा और बेंड कर रहा हूं 30 डिग्री से। यानी कि हर अगले पोलराइजर को मैं क्या करते जा रहा हूं? बेंड। बेंड कह लीजिए या कह लीजिए कि उतने ही सक्सेसिव एंगल पर मैं उसको आगे बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है ना? मैं कोशिश करता हूं ठीक से पकड़ने की, जम नहीं रहे, मतलब एक साथ 4-4 अभी वो जगलिंग करना पड़ रहा मुझे। ठीक, ये देखिए पहला, जस्ट इमेजिन करें, ये पहला, फिर ये दूसरा इसके साथ थोड़ा सा और, ठीक है, फिर तीसरा लगाते वक्त थोड़ा सा और तीसरे के साथ ऐसा, फिर आगे और चौथा और आगे पांचवा ऐसे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. और ऐसे मैं बहुत सारे लगा सकता हूं। इट्स माय लाइक चॉइस कि मैं कितने लगाना चाहता हूं। ऐसे क्लियर हो रही है बात? Yes. तो मैंने ऐसे बहुत सारे लगाए, लेकिन खास बात, हाँ, लेकिन इसमें खास बात याद रखना कि ये सारा प्रोसेस काम करते वक्त मैंने हर एक पोलराइजर को उसके सक्सेसिव, ठीक है, उसके नेक्स्ट पोलराइजर के साथ सेम एंगल पे रखा है। यस। एंगल
इसका एंगल अलग, इसका एंगल अलग, इसका एंगल अलग, ऐसा नहीं किया मैंने। आई हैव जस्ट केप्ट देम फॉर द सेम एंगल, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू रीच टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ध्यान से सुनना। आप सोचोगे हमने भाई ऑर्डिनरी लाइट यहां से अंदर भेज दी, मैं डायग्राम क्विकली बना रहा हूं, इसकी इंटेंसिटी I0, ये लाइट गई इधर। अब बताओ पहला पोलराइजर ये क्या करेगा, क्या करेगा? I0 I0/2। अब बताओ दूसरा पोलराइजर क्या करेगा? I0/2 cos square theta। बस बिल्कुल सही, सोच समझ क्या। दूसरे पोलराइजर ने किया I0/2 cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ तीसरा पोलराइजर क्या करेगा? तो आप ये देखोगे कि तीसरे पोलराइजर में गया क्या? I0/2 cos square theta। तो तीसरे से जो लाइट बाहर आएगी ना, बिलीव मी, उसका आंसर हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा, जो उसके अंदर गया इनटू cos स्क्वायर थीटा। और एक बार Yes अब sir। फाइनली बताओ चौथे का आंसर क्या होगा? I0/2 cos स्क्वायर थीटा, दूसरे से तीसरे में cos स्क्वायर थीटा, तीसरे से चौथे में, और फाइनली जो चौथे में से बाहर आएगा वो आएगा cos square theta। और एक बार cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीक्वेंस समझो, क्योंकि ये जो लिखते वक्त मैंने यही रूल अप्लाई किया है, कुछ और नया नहीं किया। कितनी लाइट एंटर की? I0 I0। पहले ने क्या किया? I0/2। तो जितना जाता है, जितनी इंसिडेंट होती है, जितनी एंटरिंग लाइट है, क्या उसके साथ खाली cos स्क्वायर थीटा लगाना है अपने को बस? Yes हाँ, तो P2 में एंटर क्या कर रहा है? I0/2 तो बाहर क्या आएगा? I0/2 cos square theta। P3 में एंटर क्या कर रहा है? I0/2 cos square theta। तो बाहर क्या आएगा? I0/2 cos square theta into cos square theta। हाँ, तो P4 में एंटर क्या कर रहा है, जो P3 से बाहर आ रहा है? P4 में क्या एंटर कर रहा है? I0/2 cos square theta cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, बाहर क्या आएगा? I0/2 cos square theta cos square theta cos square cos theta। स्क्वायर थीटा। सोचने वाली बात है, जितना एंटर कर रहा है उसके साथ तुमको खाली cos स्क्वायर थीटा लगाना है, और खाली ये चेक भी करना है तुमको कि एंगल कितना है आगे पीछे। जितना एंगल है यहां उतना लगाना है तुमको। अब सोचो अगर मैं तुमसे ये कहता हूं 25 पोलराइजर्स आर अरेंज्ड, कितने? 25। तो बताओ फाइनल लाइट कितनी बाहर आएगी? I0/2 हाँ into हाँ 24 टाइम cos square theta। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। cos स्क्वायर थीटा लिखो, ब्रैकेट के ऊपर लिखो n-1। n क्या है? लास्ट पोलराइजर का नंबर है वो। Yes 24,000 पोलराइजर लगा दिए हमने, तो क्या 24,000 बार cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिखते बैठोगे क्या? नहीं। तो सिंपली एक कम करके लिखो। इफ देर आर 4 polarizers then 3 times, if there are 10 polarizers 9 times, if there are 10 polarizer n-1 times, that's it. So this is an extension to what Malus law is। ये Malus law का एक एक्सटेंशन है जिसमें हमने मल्टीपल पोलराइजर्स का इस्तेमाल किया। हाँ, अभी एक क्वेश्चन माइंड में हमारे ये भी आएगा, सर अगर सब एंगल सेम नहीं रहे क्या करने का? हो सकता है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। व्हाट इफ द एंगल्स आर नॉट सेम? डोंट वरी, एंगल सेम नहीं है तो ये जो थीटा थीटा लिख रहे हो, ये θ1 θ2 θ3 करते चलो, जो एंगल है वो लिखो। सोचो, इमेजिन करोगे यहाँ एंगल θ1 है, या 2 है और या 3 है, तो आप क्या लिखोगे? पहले में एंटर कितनी कर रही है? पहले से बाहर, I0/2 दूसरे से बाहर, I0/2 cos square theta 1। θ1 आ जाएगा। इफ द एंगल बिटवीन 1 and 2 इज θ1 ना, इफ द एंगल बिटवीन 2 and 3 इज θ2, तो फाइनल बाहर क्या आएगा? I0/2 cos स्क्वायर θ1 जो 1 into cos square theta 2 cos स्क्वायर θ2 आफ्टर कमिंग आउट। और अगर 3 और 4 में फाइनल एंगल θ3 है, तो एंटर क्या कर रहा है? I0/2 cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2, और बाहर आने के बाद cos स्क्वायर θ3। 3। Yes इफ इट इज फॉर द डिफरेंट एंगल्स। अब डिफरेंट एंगल के साथ ऐसा नहीं बोलेगा 25 लगाए 50 लगाए, वो टाइम पास नहीं करना है उसको।
अगर मल्टीपल पोलराइजर्स का केस है तो मैक्सिमम सिचुएशंस में हम ये देखते हैं कि एंगल सेम, सक्सेसिव एंगल सेम लगा के दिया जाता है। अब यहाँ एक और मजेदार बात होती है, अब ऐसा एंगल अपन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो 90 भी होता है। जैसे ही 90 हुआ क्या होता? 0. नहीं होता 0 यार, कहीं होता 0? इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे ही 90 हुआ 0 नहीं होता। ये जो 90 होने की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं फर्स्ट और लास्ट में 90 होने की बात कर रहा हूं। दो कंसेक्यूटिव में 90 नहीं हुआ, दो कंसेक्यूटिव में 90 नहीं हुआ। चलो पहला और दूसरा 30 पर है, दूसरा तीसरा 30 पर है, तो ओवरऑल 60 हुआ। समझने की कोशिश करो, दिमाग में इमेजिन करो जरा। पहला दूसरा 30, दूसरा तीसरा 30, तो पहला तीसरा तो 60 हो गया। Yes. चौथा फिर मैंने एक और बार लगाया, तीसरा चौथा, ये भी 30 पे लगाया। ठीक है, तो तीसरा चौथा थर्ड एंड फोर्थ ये 30 पर है, लेकिन फोर्थ एंड 1 ये 90 पे चला जाएगा। 90 पे। लेकिन फिर भी इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फोर्थ को जो लाइट मिल रही है वो किसके पास से मिल रही है? थर्ड के पास। क्या थर्ड और फोर्थ 90 पर है क्या? नहीं। हाँ, तो फिर लाइट बाहर आएगी, 0 नहीं होगा। Yes. हाँ, लाइट की इंटेंसिटी कम होके जरूर आएगी, लेकिन 0 नहीं होगा। ये जो 0 होने की हम बात करते हैं, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब दो सक्सेसिव पोलराइजर, एक के बाद एक आने वाले पोलराइजर में एंगल 90 है। फौरन एक के बाद एक जो आ रहा है पोलराइजर, पहला दूसरा हो गया मान लो, पांचवा छठा हो गया, 90 पर आगे मान लो फॉर एग्जांपल, इमीडिएट नेक्स्ट नंबर का जो पोलराइजर है, अगर वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं तब 0 होगा। सक्सेसिवली एंगल बढ़ते 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 90 होता है तो वो 0 नहीं होगा। दिमाग में बिठाए। क्लियर हुई बात? Yes. Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलूस लॉ। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और आइडियाज पूछे जा सकते हैं। कितना परसेंट लाइट ट्रांसमिट हुई, जैसे देखें कितना परसेंट लाइट अगर ट्रांसमिट हुई हमें ये निकालना है। फॉर एग्जांपल, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको इंसिडेंट लाइट के साथ डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी परसेंट लाइट ब्लॉक हुई, तो मैं समझता हूं इसके लिए अलग फॉर्मूला याद ही मत रखो। अगर 30% ट्रांसमिटेड है तो 70% ब्लॉक हो जाएगी। 100 में से 30 अगर आगे चली गई तो 70 तो ब्लॉक हो गई ना। तो फिर भी अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो दिस इज द फॉर्मूला। डिफरेंस निकाल के फिर ओरिजिनल से और ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, बट द इजीएस्ट अप्रोच इज दैट कि जितना परसेंट लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसको 100 में से माइनस करोगे तो आपको परसेंटेज ऑफ लाइट ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक, लेट्स से कि हमारे पास दो पोलराइजर हैं और दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। अब आपको यह निकालना है कि कितनी परसेंट लाइट ट्रांसमिट हो रही है और कितनी परसेंट लाइट ब्लॉक हुई है। फॉर्मूला बता सकते हैं? I0. बोलो। I0/2 हम्म, cos per 45. बिल्कुल सही। cos 45 कितना रहता? 1/√2. स्क्वायर करें 1/2. तो जो ट्रांसमिट होने वाली लाइट है वो कितनी हो गई? I0/4। अब कितना परसेंट हुई? I0/4 डिवाइडेड बाय I0 मल्टीप्लाइड बाय 100। I0 कट गया, 100 डिवाइडेड बाय 4 25%। 25%. 45 डिग्री पोलराइजर लगा दो 25% लाइट बाहर आएगी। कितनी ब्लॉक हुई? 75%. 75% है। तो बच्चों वाला सवाल है, फालतू एकदम। इस स्टेज पर तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। अगर 25% लॉ हो रही है तो 75% ब्लॉक हो जाएगी। क्लियर हुई बात? इसमें Yes. बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये जितना भी मैं थियोरी आपको भी बता रहा था, इसके क्वेश्चंस इससे ज्यादा सुपीरियर और इससे ज्यादा बेहतरीन है। आई वॉज एक्चुअली प्लानिंग टू टेक द क्वेश्चंस एंड ऑल दोज थिंग्स ऑल टुगेदर, बट ठीक है, थियोरी में थोड़ा ज्यादा टाइम चला गया and somehow we managed to complete the explanation of Malus law and other things. तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके।